हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्या एग्जाम पॉइंट। नित्या एग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? एकदम बिल्कुल फिट होंगे, ऐसी आशा करते हैं हम। चलिए, आज आपको पढ़ना है जो उसके बारे में बता रहे हैं। क्या है? अक्षांश और देशांतर। देशांतर बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले अक्षांश के बारे में जानते हैं। अक्षांश क्या है? लैटिट्यूड जिसे कहते हैं। अक्षांश क्या है? अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? इसकी क्या विशेषता है? इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, जानेंगे इसके बारे में। तो आइए देखते हैं, अक्षांश किसे कहते हैं। अक्षांश लैटिट्यूड ग्लोब या मानचित्र पर, ग्लोब या मानचित्र पर ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। ये एक काल्पनिक रेखा है, चाहे अक्षांश रेखाएं हों चाहे देशांतर रेखाएं हों, सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा आप। ग्लोब या मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण में मापी गई कोणीय दूरियां जो होती हैं उसे हम अक्षांश कहते हैं। अब कोणीय दूरियां कैसे मापते हैं? आप उस पर ग्लोब देखे होंगे जो पृथ्वी का एक स्वरूप है, प्रतिरूप है। अब इसको देखिए आप, कोणीय दूरी कैसे मापते हैं। ये जो विषुवत रेखा है, जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इसका जो केंद्र है केंद्र से ही बनता है। जैसे मान लीजिए 40 अंश से खींचा गया है ना, 40 अंश, इससे आप देखिएगा ये जो चाप यहाँ तक लगा हुआ है ये 40 अंश का, 40 अंश से ये भी बन जाता अक्षांश रेखा। केंद्र से ही बनता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। केंद्र से जो कोणीय दूरी बनती है वही क्या होता है? हमारा अक्षांश रेखा। जैसे यहाँ से एक अंश खींच दिया जाए यहाँ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? एक अंश बन जाएगा। ऐसे ऐसे बन जाएगा हमारा, ऐसे एक अंश बन जाएगा, इसी से एकदम सटा हुआ, भूमध्य रेखा के सटा हुआ। अगर यहाँ से हम इसकी कोणीय दूरी देखेंगे तो इस पर जो रेखाएं बनेंगी वो कौन सी रेखा होगी? एक अंश होगी। इधर भी ऐसे एक अंश हो जाएगा, 2 अंश हो जाएगा, 3 अंश, 4 अंश, 5 अंश, ऐसे ही होगा। केंद्र से ही जो कोणीय दूरी होगी वो उसी चाप पर, जो जहाँ पर कोणीय दूरी जहाँ तक आएगी वो उसका क्या हो जाएगा? अक्षांश रेखा। ये बात ध्यान में रखिएगा आप, कोणीय दूरी से ही अक्षांश रेखाएं बनती हैं। अब देखिए आगे, ग्लोब या मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण में मापी गई कोणीय दूरी, उत्तर या दक्षिण दोनों, भूमध्य रेखा के उत्तर भी और दक्षिण भी, 90 अंश इधर और 90 अंश इधर, मतलब भूमध्य रेखा के 90 अंश उत्तर और 90 अंश दक्षिण, ये मिलाकर कितनी हो जाती हैं? 180 अंश। लेकिन रेखाओं की संख्या कम होती है, अभी आपको आगे हम बता रहे हैं। अब आगे देखिए, यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। जैसा कि आपको हमने बताया यहाँ केंद्र से ही बनता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। वृत्त के दोनों ओर अंशों में मापा जाता। अब जब ये यहाँ से कोणीय दूरी ये हो गई तो यहाँ से ये बन गया, जिसे हम अंश में मापने लगते हैं, है ना, जिसे हम अंश में मापने लगते हैं। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के समानांतर ध्रुवों तक। अब इस रेखा के, भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री है हमारी भूमध्य रेखा, अब भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण ये ध्रुव है ना, ये हमारा हो गया उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव। ठीक, ये हमारा हो गया दक्षिणी ध्रुव, ये हमारा हो गया उत्तरी ध्रुव। तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के समानांतर, समानांतर का अर्थ आप जानते भी होंगे। समानांतर का अर्थ क्या होता है? मतलब उसी भूमध्य रेखा के समांतर, मतलब उसी के समान अंतर पर, सभी जगह समान अंतर पर, मतलब यहाँ भी उतनी, यहाँ भी उतनी, यहाँ भी उतनी, मतलब सभी जगह जो रेखाएं खींची जाती हैं ऐसे ऐसे करके, है ना, ये विषुवत रेखा के या भूमध्य रेखा के समान अंतर होती हैं। इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ग्लोब आप देखिए, ग्लोब में जो पृथ्वी का प्रतिरूप है उस पर अक्षांश रेखाएं, जैसे हमने यहाँ बना दिया है। यहाँ देखिए, अभी जब ये टॉपिक आएगा अभी आपको आगे बता रहे हैं। एक बार फिर से आपको दिखा दें कि जैसे ये हो गया ग्लोब। अब ये जो भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, ये हो गया पूरा, ये जो आधा ग्लोब बन रहा है इधर आधा, ये इसे हम कहते हैं
उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध है, ये बात ध्यान रखिएगा आप, उत्तरी गोलार्ध। और ये क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, शून्य अंश अक्षांश रेखा को, उसे हम कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। यहाँ तक बात समझ में आई आपको। भूमध्य रेखा के उत्तर में जो आधा गोलार्ध बन रहा है उसे उत्तरी गोलार्ध, और जो उसके इधर नीचे वाला भाग जो है वो उसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये आधा ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उधर ऊपर उत्तरी गोलार्ध। ये बात ध्यान में रखिएगा, जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं, कहीं पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से खींची नहीं गई है या प्रदर्शित नहीं है। ये तो खगोलविद या भूगोलवेत्ता लोग, ये सभी जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने इन सबको काल्पनिक रेखा माना है। विषुवत या भूमध्य रेखा के समानांतर ध्रुवों तक खींची जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। ये सभी जितनी बन रही हैं इधर अक्षांश रेखाएं, इधर ये सभी अक्षांश रेखाएं है ना। विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव दोनों पर, दोनों ओर, दोनों गोलार्धों में, दक्षिणी गोलार्ध उत्तर गोलार्ध, मतलब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। ये जो ध्रुव बन रहा है, इन दोनों ध्रुवों के समानांतर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं उन रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे, एक सेकंड अक्षांश की जो कोणीय दूरी होती है वो 31 मीटर होती है। अब 31 मीटर कैसे होती है अभी आगे आपको बता रहे हैं। एक सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी 31 मीटर या 0.031 किलोमीटर होती है। अब कैसे होती है अभी आपको हम समझा रहे हैं आगे। और आगे चलिए, एक अक्षांश की पृथ्वी के धरातल पर जो दूरी होती है, एक अक्षांश मतलब जो पृथ्वी का जो धरातल है उसकी दूरी देखा जाए, उसके संदर्भ में देखा जाए, धरातल के संदर्भ में, तो क्या होता है 111 किलोमीटर होता है। 111.3 कहीं कहीं लिखा हुआ है, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। ये आप देखिए, जो मान लीजिए ये भूमध्य रेखा है। अब इसके इधर हम एक अंश ये देख लिए, मतलब खींच दिए, एक अंश ये खींच दिए, एक अंश ये खींच दिए, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक अंश के अंतर पर, एक अंश के अंतर पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। ये एक अंश के मतलब एक अंश अक्षांश की जो दूरी है वो कितनी है, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा आप बात। दो अंश मतलब दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है एक अंश अक्षांश है। मतलब जैसे ये विषुवत रेखा हो गया, अब विषुवत रेखा के एक अंश इधर खींच दिए, एक अंश इधर खींच दिए, तो ये जो विषुवत रेखा है, ये जो विषुवत रेखा है और एक अंश ये है, इसके बीच की जो दूरी होगी वो सभी जगह समान तो होगी, क्योंकि समानांतर तो है। तो समानांतर होने के नाते ये कितनी है, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर इन दो रेखाओं के बीच की दूरी एक अंश में। ये आप ध्यान रखिएगा। 30 अंश उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, सह अक्षांश कहते हैं। सह अक्षांश का मतलब होता है जो ये हमारा भूमध्य रेखा के इधर इतना 90 अंश इधर 90 अंश इधर। सह अक्षांश का मतलब होता है जितना आपको दिया हो, जैसे आपको दे दिया कि 20 अंश अक्षांश की सह अक्षांश रेखा क्या होगी, या 30 अंश अक्षांश रेखा की सह अक्षांश रेखा क्या होगी, तो आप उसी 90 अंश में से जो दिया गया सह अक्षांश मतलब जो अक्षांश है, जैसे पूछ लिया 30 अंश अक्षांश का सह अक्षांश, 20 अंश अक्षांश का सह अक्षांश, तो आप क्या करेंगे 90 अंश में से दिए गए अक्षांश को घटा देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, सह अक्षांश। जैसे 90 अंश में से आपको 30 अंश अक्षांश दिया, उसका पूछ रहा है कि सह अक्षांश क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे 90 में से 30 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 60 अंश। आप समझ गए इतनी बात।
90 में से 30 जब आप घटाएंगे तो 30 को घटाने के बाद जो उत्तर प्राप्त होगा वो कितना आएगा 60। तो आप वही उत्तर लिख देंगे, या कहीं भी मतलब प्रतियोगी परीक्षा में पूछे और कहीं भी पूछे तो आप ऐसे ही कीजिएगा। जैसे दे दिया कि 20 अंश अक्षांश रेखा का सह अक्षांश क्या होगा, तो 90 में से जब 20 घटाएंगे तो कितना आएगा उत्तर 70 आएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। 30 दे दिया तो उसका क्या होगा 60 होगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि इसका कोई उत्तरी दक्षिणी नहीं होता सह अक्षांश में, कि उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश करके देगा, इस तरह से नहीं, सिर्फ अक्षांश ही लिखा जाएगा, उत्तरी दक्षिणी कुछ नहीं होता इसमें सह अक्षांश में। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये भी शायद ये बीपीएससी में पूछा गया, 2011 में पूछा गया था, और पीसीएस 2008 में पूछा गया था ये सह अक्षांश के बारे में, इसलिए बता रहे हैं। और उसमें जीआईसी में पूछा गया था सन 2009 में शायद, देख लीजिएगा आप, इसलिए इसको बता रहे हैं। ये आने का चांस है, आ भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। एग्जामिनर का कब मूड घूम जाए, कौन सा क्वेश्चन उसमें दे दे, कोई पता नहीं। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 मतलब 179। अब इसमें बहुत से लोग कन्फ्यूजन हो जाते, लोगों को कन्फ्यूजन होता है 79, 69, 59, ये सभी बातों में 59, 59, 5.9 इकाई, 69, 6.9 इकाई, 69, 79, हाँ क्या होगा 79, 79, 7.9 इकाई। तो वही यहाँ देखिए 179। अब भाई कैसे होता है इसको आप देखिए ध्यान से, क्योंकि इसी में कन्फ्यूजन होता है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि 90 अंश इधर, 90 अंश इधर, हो गया कितना 180 अंश। बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं, आप यहाँ देखिए। अरे भाई यहाँ जब हो गया विषुवत रेखा, शून्य अंश अक्षांश रेखा, तो शून्य अंश के इधर कितना है 79, यही तो है कि नहीं है, 79 नहीं 89, और इधर भी किस संख्या हो गया 89, क्योंकि ये बिंदु है 90 अंश। ये बिंदु यहाँ क्या कोई अक्षांश रेखा नहीं मानी जाती, यहाँ भी कोई अक्षांश रेखा नहीं मानी जाती। तो 0 से 89 इधर और 0 से 89 इधर, तो 89 प्लस 89 प्लस 1। अब ये कहाँ से आई है भैया हमार अब देखो 89 कितना हो गया 100, अरे 9 9 18, 18 के 8 8 8 16 1 17, 178 हो गया। और ये 0 अंश भूमध्य रेखा को नहीं उसमें ऐड करेंगे। अब तो बात समझ में आई ना, 89 इधर और 89 इधर, 89 इधर 89 इधर, प्लस 1 भूमध्य रेखा को भी तो ऐड करेंगे उसी में। तो मिलाकर कितने हो गए 89 89 178 प्लस 1 कौन सा भूमध्य रेखा, तो हो गया हमारा 179। ये बात ध्यान में रखिएगा आप, इसी में कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि 90 हम उधर जोड़ लेते हैं, 90 इधर जोड़ लेते हैं, तो मिलाकर हो जाता है 180 अंश, जबकि उत्तर गलत। संख्या कितनी, अगर संख्या पूछी जाती है तो 179, 179, ये एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। आगे बढ़िए। बृहद्वृत्त 0 अक्षांश रेखा को, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, वो क्या है बृहद्वृत्त है। बृहद्वृत्त का मतलब होता है ये सभी वृत्त हैं, अक्षांश रेखाएं, जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो सभी वृत्त हैं। आप गेंद को देखिए, उसी आकार का ग्लोब है, ग्लोब को देखिए, जो अक्षांश रेखाएं खिंची हुई हैं, काल्पनिक रेखाएं, वो सभी एक वृत्त का निर्माण करती हैं। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई और छोटा है, उससे छोटा है, ध्रुवों पर जाते जाते और छोटी हो जाती है, उनका व्यास कम हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, क्योंकि भाई ये इसका जो व्यास है सबसे अधिक यही तो है, भूमध्य रेखा पर ही पृथ्वी का जो व्यास है, इसीलिए उसका जो अक्षांश रेखा का जो व्यास होगा, परिधि होगी, वो सबसे अधिक होगी।
इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, बृहद वृत्त कहा जाता है। 0 अंश अक्षांश रेखा को, ये भी कंपटीशन में पूछा गया प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षा का ही प्रश्न है। इसीलिए जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है या पूछा गया है, वही सब प्रश्न आपको हम बता रहे हैं, वही हम हल करवा रहे हैं, वही आपको हम समझा रहे हैं। इसीलिए ध्यान से समझिए। बृहद वृत्त हो गया। अब आगे बढ़िए, अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश भी पूछा जाता है कि अश्व अक्षांश कितने अंश से कितने अंश अक्षांशों के बीच पाई जाती है। अश्व अक्षांश कहाँ स्थित है? 30 अंश से 35 अंश, उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्धों में। 30 से 35 मतलब कर्क रेखा के उधर और मकर रेखा के इधर। बात समझ में आ रही है ना? तो 30 से 35 अंश अक्षांशों के बीच में अश्व अक्षांश पाया जाता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 29 अंश 2 मिनट है। 29 अंश मतलब जो अक्षांशीय विस्तार है, विषुवत रेखा से दूर भी तो है। विषुवत रेखा से कितना दूर है? 8 मिनट 4 सेकेंड क्या है, 8 अंश 4 मिनट से शुरू होता है। हमारे जो दक्षिण का जो विस्तार है, दक्षिण से लेकर मतलब उत्तर से लेकर उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भूमध्य रेखा के हमारा जो भारत है उसकी जो स्थिति है वो भूमध्य रेखा के उत्तर ही है। इसीलिए प्रश्न में आता है कि किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन कहाँ होता है भारत की स्थिति के बारे में, क्योंकि 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी उत्तरी दोनों लिखा जाता है। जो हमारे भारत का दक्षिणी भाग है और उत्तरी भाग है, ये तो हमारे भारत के संदर्भ में उत्तरी दक्षिणी हो गया ना। लेकिन अगर भूमध्य रेखा के हिसाब से देखा जाए तो क्या होता है, विषुवत रेखा के उत्तर में ही स्थित है। 8 अंश 4 मिनट से शुरू होता है, 876 किलोमीटर दूर है। ये आपको भारत की स्थिति के बारे में, जब भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में अध्ययन करवाएंगे तो वहाँ आप जानेंगे इसके बारे में विस्तृत। तो खैरहाल आगे इसमें देखिए, इसमें क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में और जो अक्षांशीय विस्तार है वो 29 अंश 2 मिनट का है, क्योंकि 8 अंश 4 मिनट से आप जोड़ लीजिए 37 अंश 6 मिनट के बीच में कितना आ रहा है। कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं आप। आगे बढ़िए, जलवायु पेटियों का निर्धारण अक्षांश रेखाओं के आधार पर ही किया जाता है। ये जो आपको हम यहाँ बता रहे हैं, अभी आगे आने वाले समय में ये आपको बताएंगे जस्ट कि जो ये पेटी है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, मतलब ये जो कटिबंधों को निर्धारित किया गया है वो अक्षांश रेखाओं के आधार पर ही निर्धारित किया गया है। जो जलवायु के कटिबंध को निर्धारित किया गया है, पृथ्वी के कटिबंधों को निर्धारित ताप कटिबंध है, वो इन्हीं अक्षांश रेखाओं के ही आधार पर ही वर्गीकृत किया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलिए देखते हैं, दोनों गोलार्धों में दिन रात की अवधि समान होने से विषुव की स्थिति कब उत्पन्न होती है? किस तिथि को पूरे विश्व में, पूरे संसार में, या पूरे धरातल पर, या पृथ्वी पर, जैसा भी पूछा जाए, उलट फेर करके इधर उधर फंसा करके आपको भ्रमित करेगा क्वेश्चन। तो इसीलिए दिमाग में आप ये रखिए बात, क्योंकि सारे संसार में रात और दिन, पृथ्वी के धरातल पर रात और दिन 21 मार्च और 23 सितंबर, जब शरद विषुव और बसंत विषुव, इन दोनों स्थितियों में क्या होता है, सारे संसार में रात और दिन बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। कैसे होती है? आप कोई गेंद ले लीजिए या किसी भी वस्तु के सामने आप कोई भी रोशनी वाली वस्तु हो, उससे आप रोशनी डालिए उसी वस्तु पर, उसके बीचों बीच जो भी वस्तु हो, बीचों बीच, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड के आप बीचों बीच जब रोशनी आप इस पर प्रकाश डालेंगे तो सभी जगह बराबर क्या होगा, उसका प्रकाश पड़ेगा। तो ऐसे हमारा सूर्य है, जब पृथ्वी क्या करती है, 23 अंश झुकी होने के कारण उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये 2 दिन ये स्थिति होती है 21 मार्च और 23 सितंबर को, जब सारे धरातल पर, पूरे धरातल पर, या आप कह लीजिए पूरे संसार में रात और दिन बराबर होते हैं। चलिए आगे देखिए, भूमध्य रेखीय व्यास। अभी आपको हमने बताया व्यास में, ये भूमध्य रेखीय जो व्यास है
पृथ्वी का 12,755.6 एवं ध्रुवीय व्यास 12,712, कितने का अंतर है? 43 किलोमीटर का ही अंतर है दोनों में, ध्रुवीय और भूमध्य रेखीय, मतलब दोनों में कितने का अंतर है? 43 किलोमीटर का अंतर है। 12,755.6, कहीं कहीं वैसे लिख दिया है 12,756 किलोमीटर, जो आप चाहें इसको 12,756 भी लिख सकते हैं या 12,755, दोनों बात ध्यान में रखिएगा। अगर इस तरह से देता है 56 दे दिया, दशमलव करके नहीं दिया तो आप वो लगा दीजिएगा। अगर 56 ऑप्शन नहीं है तो आप 55 भी लगा सकते हैं अगर दशमलव में दे दिया इस तरह से। तो एक मतलब एवं ध्रुवीय व्यास 12,712 किलोमीटर, ये बात ध्यान में रखिएगा आप। आगे आइए, सूर्य लगभग 6 माह में, सूर्य लगभग कितने माह में? 6 माह में क्या करता है? क्या करता है भाई? 6 माह में क्या करता है? या पृथ्वी हमारी 6 माह कहाँ? आगे बात समझिए, देखिए। सूर्य लगभग 6 माह में 182 दिन, 6 माह मतलब 182 दिन मकर से कर्क रेखा तक, है ना। पृथ्वी हमारी कर्क रेखा से मकर रेखा ऐसा कह लीजिए, या सूर्य अपना जो प्रकाश या उष्मा पृथ्वी पर डालता है तो वह 182 दिन मकर रेखा से कर्क रेखा तक की यात्रा, और सूर्य का जो प्रकाश है तथा कर्क से मकर की यात्रा 6 माह 183 दिन में करता है। दोनों में 1 दिन का अंतर है, क्योंकि जो जुलाई और अगस्त का महीना है दोनों 31-31 दिन का है, इसलिए 1 दिन यहाँ बढ़ जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप। यहाँ 6 माह 182 दिन और यहाँ 6 माह हो जाएगा 183 दिन, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो मतलब जिसे उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं, ये बातें आप जानिए। 6 माह में 182 दिन में कर्क मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, जब कर्क रेखा पर यहाँ गुजरता तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है अभी आपको बताएंगे। कर्क रेखा पर यहाँ जब चमकता है, इसकी जो सौर ऊर्जा है, वो जो मतलब ऊर्जा है यहाँ, उसकी जो प्रकाश है यहाँ जो लंबवत पड़ता है, यहाँ क्या होता है अभी आगे आने वाले समय में आपको बता रहे हैं आगे। सूर्य 1 माह में लगभग 8 अंश अक्षांश की तथा 1 दिन में लगभग 16 मिनट अक्षांश की यात्रा करता है। ये भी बात ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछा गया ही प्रश्न है। सूर्य 1 माह में लगभग कितने अंश अक्षांश की यात्रा तय करता है, या 1 दिन में कितने मिनट अक्षांश की यात्रा करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 8 अंश या 16 मिनट में 1 महीने में 8 अंश अक्षांश और 1 दिन में लगभग 16 मिनट, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलिए बढ़िए आगे। ये आपको हमने समझा दिया अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब आगे देखिए कोणों का प्रदर्शन कैसे होता है, ये आपको हम बता रहे हैं। जो ध्रुवीय व्यास है, पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो 40,008 किलोमीटर है, 40,008 किलोमीटर। अब एक गोलार्ध की जो ध्रुवीय परिधि होगी उसका तो स्वाभाविक है आधा हो जाएगा एक गोलार्ध का। अब भाई ये तो पूरा ही तो है, तो एक गोलार्ध का हम निकालेंगे तो उसका आधा हो जाएगा, 20,004 हो जाएगा। फिर इसकी आधी मतलब 0 से 90 अंश उत्तरी ध्रुव की जो दूरी होगी उसका आधा हो जाएगा 10,002 किलोमीटर। अब उसी के आधार पर ही ये क्या करते हैं, आगे ये किलोमीटर निकाल लेते हैं। कैसे? एक अंश अक्षांश की धरातलीय जो दूरी होगी वो एक मतलब 10,002/90 अंश, ये जो है यहाँ 0 से 90 अंश का अगर निकालना होगा, क्योंकि एक अक्षांश को 60 मिनट में विभाजित किया गया है। उसी आधार पर ही पृथ्वी के 1 मिनट अक्षांश को, 1 मिनट अक्षांशीय जो दूरी है, यहाँ देखिए आप 10,002/90, तब हमें क्या मिला 111.3 किलोमीटर। अब उसी आधार पर ही एक अक्षांश को 60 मिनट में विभाजित किया गया है। पृथ्वी के 1 मिनट अक्षांश की दूरी 111.3/60 से क्या कर देंगे, विभाजित करेंगे तो कितना हमें उत्तर प्राप्त होगा, 1.86 किलोमीटर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, 1 मिनट को 60 सेकंड में
1 मिनट को 60 सेकंड में। इस प्रकार 1 सेकंड अक्षांश की जो कोणीय दूरी पृथ्वी की धरातल की 1.86/60 फिर कर देंगे तो सीधे हमें उत्तर होगा प्राप्त, जो होगा वो होगा 0.031 किलोमीटर या 31 मीटर। जैसा कि आपको अभी हमने बताया सबसे पहले कि 1 सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी, ये जो अभी आपको हमने बताया यहाँ कि एक सेकंड अक्षांश की जो कोणीय दूरी है वो 31 मीटर या 1.86/60 सेकंड। सेकंड से ही तो पर यहाँ जब सेकंड पूछ रहा है तो 1 मिनट में 60 सेकंड, ये 1.86 आया जो है वो 1 मिनट का है। अगर 1 मिनट का पूछता है तो 1.86, अगर सेकंड का पूछता है तो 1.86/60 कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.031। यहाँ किलोमीटर लिख दीजिए या 31 मीटर लिख दीजिए, ये लिख देंगे किलोमीटर, ये या क्या लिख देंगे 31 मीटर। यहां तक आप समझ गए ना? किसी को कोई दिक्कत? फिर से एक बार देख लीजिए। ध्रुवीय परिधि, ध्रुवीय परिधि जो है हमारी वो कितनी है पृथ्वी की? 40,008 किलोमीटर। अगर गोलार्ध के संदर्भ में देखा जाए तो उसका आधा हो जाएगा। अगर 0 से 90 अंश उत्तरी ध्रुव की सिर्फ दूरी देखा जाए तो फिर उसका आधा होकर 10,202 किलोमीटर हो जाएगा। अगर एक अंश करके अगर उसकी स्थिति देखी जाए तो 90 अंश से उसे विभाजित करते हैं तो कितना उत्तर हमें प्राप्त होता है? 111.3। अगर फिर इसे मिनट और सेकंड में विभाजित करते हैं तो हमें इस तरह से प्राप्त होगा, मिनट का 1.86 प्राप्त होगा और सेकंड का हमें प्राप्त हो जाएगा 0.031 किलोमीटर या 0.031 किलोमीटर या 31 मीटर। ये आप ध्यान रखिएगा। और ये उसमें पूछा गया है, क्या नाम है, GIC वाले में पूछा गया प्रश्न है और PGT का पूछा गया प्रश्न है। ये आगे देखिए, ये कटिबंधों के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं क्या है कटिबंध, क्योंकि अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से ही इन पेटियों को निर्धारित किया गया, अक्षांश रेखाओं के आधार पर ही विभाजित किया गया है। 0 अंश अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। 0 अंश अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, 2 भागों में, आधे आधे गोलार्ध में, उसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। अब भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा है उसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, उसे कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा। उसके आगे बढ़िए आप, 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश, मतलब भूमध्य रेखा के जैसे हम ऊपर आगे बढ़ते जाएंगे ये इधर होगा उत्तरी गोलार्ध पूरा हो जाएगा। अभी आपको हमने बताया यहाँ से यहाँ तक उत्तरी गोलार्ध, यहाँ से यहाँ तक दक्षिणी गोलार्ध। तो 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, जो हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरी हुई है। अभी कौन कौन से देश भूमध्य रेखा के समीप पाए जाते हैं अभी आपको आगे बताएंगे। अब इधर दक्षिणी गोलार्ध में आइए, वही स्थिति 66.5 अंश 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा, जो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरा है, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा, 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। अब ये जो 90 अंश ध्रुव है हमारा, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, इधर हो गया दक्षिणी ध्रुव। अब ताप कटिबंध के हिसाब से हम देखें तो भूमध्य रेखा से 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिण, भूमध्य रेखा के 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिण, इसके बीच में जो ताप कटिबंध पाया जाता है उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत इन्हीं तीनों रेखाओं पर ही चमकती हैं, इन्हीं क्षेत्रों में ही ज़्यादा प्रकाश मिलता है। 0 अंश से लेकर 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिणी, तो इन्हीं तीनों रेखाओं पर, इन्हीं भागों में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तापमान अधिक प्राप्त होता है, इसीलिए इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। फिर आगे बढ़िए, उसके 23.5 अंश से 66.5 अंश,
उत्तर और दक्षिण दोनों भागों में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंध, ना ज़्यादा अधिक गर्मी ना ज़्यादा अधिक ठंडी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। 66.5 अंश से 90 अंश के उत्तर और दक्षिणी दोनों भागों में शीत कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं? ये मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहाँ पूछा ना जाए। ये तो अक्सर कर्क, मकर और विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं ये पूछ लेता है, या कभी कभी भारत के संदर्भ में पूछ लेता है, तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। कर्क रेखा पर स्थित देश भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, ताइवान, अल्जीरिया, ये सभी देश स्थित हैं। सऊदी अरब भी है, माली भी है, संयुक्त अरब अमीरात भी है, वियतनाम भी है, पश्चिमी सहारा भी है, मैक्सिको है, हवाई द्वीप है, चाड, लीबिया, ये कर्क रेखा पर ज़्यादा देश स्थित हैं। अब भूमध्य रेखा देखिए, ये बातें ध्यान में रखिएगा, ये सभी अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है भैया, एकदम दिमाग में फिट कर लीजिएगा। नहीं चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखिएगा, इसका एक वो बना हुआ है ट्रिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देख लीजिएगा। आप ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं। भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, ताइवान, अल्जीरिया, माली, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, वियतनाम, पश्चिमी सहारा, मैक्सिको, हवाई द्वीप, चाड, लीबिया, ये सभी देश क्या हैं? कर्क रेखा पर स्थित हैं। अब मकर रेखा वाले कौन कौन से देश हैं? चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राज़ील, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देश कहाँ स्थित हैं? मकर रेखा में। विषुवत रेखा वाला देख लीजिए, कांगो, इक्वेडर, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया। भैया दो बातें ध्यान रखिएगा, जो अफ्रीका महाद्वीप है तीनों रेखाएं गुजरती हैं। जब महाद्वीप के बारे में आपको पढ़ाएंगे वहाँ स्पष्ट कर देंगे, अच्छे से समझेंगे आप वहाँ। विषुवत रेखा में मतलब अफ्रीका महाद्वीप में कर्क रेखा, विषुवत रेखा और कौन? मकर रेखा, तीनों रेखाएं पाई जाती हैं। काल्पनिक रेखाएं हैं, पाई नहीं जाती हैं, कोई खोजा नहीं था। आगे बढ़िए, विषुवत रेखा भी देख लिए। अब भारत के संदर्भ में आइए, अपने भारत के बारे में जब पूछा जाता है कि कर्क रेखा के समीप कौन कौन से शहर हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, चाहे एक ट्रिक टाइप में आप नोट कर लीजिए। अगरतला हो जाएगा, गांधीनगर हो जाएगा और जबलपुर, उज्जैन हो जाएगा। तो आप इसका शार्ट ट्रिक बना सकते हैं। कौन सा ट्रिक बना सकते हैं? ये बना सकते हैं, अभी यहाँ लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिए। ये आप देखिए, कर्क रेखा के समीप, कर्क रेखा के समीप शहर, कर्क रेखा के समीप शहर, अवगज। बस सिर्फ 4 ही देख लीजिए, अवगज। अरे वैसे रट भी सकते हैं भैया इसको, अवगज। आ से क्या हो जाएगा? अगरतला। ऊ से क्या हो जाएगा? उज्जैन। गा से क्या हो जाएगा? गांधीनगर। जा से क्या हो जाएगा? जबलपुर। बातें समझ में आई? बस ऐसे ही। और भी कोई ट्रिक देखना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, बहुत से ऐसे पड़े हैं। हाँ, तो और आगे आप देखिए, ये कटिबंध के बारे में हो गया। अब विषुव के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विषुव क्या होता है? अभी जैसा आपको हमने बताया शरद और बसंत विषुव के बारे में, जो सारे संसार में रात और दिन बराबर होता है, ऐसा आपको हमने बताया। तो आगे आप देखिए कि संक्रांति किसे कहते हैं। संक्रांति भी पूछा जाता है, विषुव भी पूछा जाता है।
तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की जो सीमा होती है उसे हम क्या कहते हैं? संक्रांति कहते हैं। ये देखिए यहाँ जो आप पढ़े थे, सूर्य लगभग 6 माह में, है ना, मकर रेखा से कर्क की यात्रा करता है तथा कर्क से मकर की यात्रा 6 माह में, दोनों 6-6 माह का होता है। आप जब वहाँ घूर्णन और मतलब वार्षिक गति के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ आप जानेंगे गतियों के बारे में। इसी अक्षांश देशांतर के बाद ही वो टॉपिक आएगा आपका। सूर्य लगभग 6 माह, मतलब क्या कारण है कि ध्रुवों पर 6-6 महीने का दिन और रात होता है, ये भी एक प्रश्न आता है। तो ये सभी सारे प्रश्न इसी अक्षांश और देशांतर के बाद में ही आएगा। आप एक एक टॉपिक धीरे धीरे करके आगे 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 बढ़ते रहिए, समझते रहिए। तो वही स्थिति यहाँ है। उत्तरायण से दक्षिणायन, यहाँ जैसे मान लीजिए कर्क रेखा पर आ गया, अब ये उत्तरायण तो ही है, उत्तरायण अब यहाँ आएगा विषुवत रेखा पर, फिर विषुवत रेखा से मकर रेखा, तो ये उत्तरायण से दक्षिणायन, दक्षिणायन से उत्तरायण, ये इसकी सीमा है। तो उसकी जो सीमा है वही, उसे हम क्या कहते हैं? संक्रांति के नाम से जानते हैं। जैसे 21 जून को जब सूर्य की किरणें यहाँ पड़ती हैं, कहाँ? कर्क रेखा पर 23.5 अंश पर लंबवत पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं हमारे भारत में, या कर्क रेखा के समीप जितने भी स्थित देश हैं वहाँ पर जब 23.5 अंश पर कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु होता है। कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु होता है। और उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। 14 लगभग 14 घंटे का दिन और 10 घंटे की रात। रातें छोटी हो जाती हैं। कहाँ होती हैं? उत्तरी गोलार्ध में। ये बात ध्यान आप रखिएगा कि जब सूर्य की किरणें 21 जून को सूर्य की किरणें 21 जून को सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे बड़ा दिन ग्रीष्म ऋतु होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, रात सबसे छोटी होती है। ठीक है ना? तो इसे हम कहते हैं कर्क संक्रांति। आगे बढ़िए। यहाँ आपको हमने बताया कि जब शून्य अंश अक्षांश रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन, तो सारे संसार में रात और दिन बराबर होता है। जब 21 मार्च को यहाँ होगा तो बसंत विषुव या विषुव संक्रांति, बसंत संक्रांति, या फिर जब 23 सितंबर को, तब उसे हम कहते हैं शरद संक्रांति। ये बात ध्यान रखिएगा, शरद विषुव कहते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, जब यहाँ से यहाँ दक्षिणायन की ओर होता है सूर्य, तो दक्षिणायन की ओर आने से क्या होता है? 23.5 अंश पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं या लंबवत पड़ती हैं, तो यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु होता है और सबसे बड़ा दिन, छोटी रात होती है। एकदम उल्टा समझिए आप। कैसे उल्टा? अगर उत्तर में आ गया तो इसका उल्टा यहाँ हो जाएगा। यहाँ ग्रीष्म ऋतु होगा तो यहाँ शीत ऋतु होगी। रात यहाँ बड़ी होगी तो यहाँ रात छोटी होगी। यहाँ दिन बड़ा होगा तो यहाँ रात छोटी होगी। यहाँ दिन बड़ा होगा तो यहाँ दिन छोटा होगा। यहाँ शीत ऋतु होगा, यहाँ ग्रीष्म होगा तो यहाँ शीत। ये बातें ध्यान में रखिएगा। दोनों गोलार्धों का उल्टा। कैसे उल्टा? जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, रात छोटी होगी। दिन बड़े होंगे, रात छोटी होगी। क्यों दिन बड़ा होगा? क्योंकि जब प्रकाश अधिक समय तक पड़ेगा सूर्य का तो क्या होगा? दिन का जो समय होगा वो ज़्यादा होगा और रात छोटी होगी। इसी का उल्टा यहाँ हो जाएगा। जब यहाँ 21 जून पर यहाँ आ जाएगा तो यहाँ शीत ऋतु होगा। यहाँ स्थिति क्या बनेगी? शीत ऋतु की। कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में। क्योंकि इसी का उल्टा उत्तरायण हो जाएगा सूर्य। अब उत्तरायण से जब दक्षिणा इधर आ जाए तो इधर का उल्टा यहाँ हो जाएगा। यहाँ ग्रीष्म ऋतु होगा तो यहाँ शीत ऋतु। क्योंकि भाई जब 23.5 अंश पर 21 जून को सूर्य की किरण लंबवत पड़ेगी तो सबसे बड़ा दिन होगा किस गोलार्ध का? उत्तरी गोलार्ध का। ये बात ध्यान रखिएगा, प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, इसीलिए बार बार बता रहे हैं। 21 जून को कर्क रेखा पर ग्रीष्म ऋतु, सबसे बड़ा दिन। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? यहाँ से जब धीरे धीरे विषुवत रेखा की ओर बढ़ेगा
तो कौन सा दिन आएगा और कौन सा महीना होगा, ये जब गति के बारे में पढ़ाएंगे ये और स्पष्ट वहाँ कर देंगे, आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो यहाँ 0 अंश पर जब आएगा, भूमध्य रेखा पर आएगा, तो 21 जून के बाद यहाँ कौन सी स्थिति होगी, 23 सितंबर की स्थिति होगी बाबू भैया, 23 सितंबर की स्थिति होगी। और शुरू क्या हो जाएगा, हमारे गोलार्ध में शरद ऋतु की शुरुआत हो जाएगी। धीरे धीरे ठंडी आ जाएगी, कपकपी ठंडी, कंबल वाली रजाई वाली ठंडी। हाँ, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ 23 सितंबर, फिर जब यहाँ से धीरे धीरे यहाँ आएगा तो मकर रेखा पर, तो क्या होगा, यहाँ तो रात दिन बराबर होगा। फिर यहाँ से धीरे धीरे जब दक्षिणायन की ओर होगा तो 23.5 अंश पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी, तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु होगा। यहाँ सबसे बड़ा दिन होगा किस डेट में, 22 दिसंबर के दिन। ये भी ध्यान रखिएगा, किस डेट में, 22 दिसंबर के दिन। ये बातें यहाँ तक स्पष्ट हुई। एक बार फिर से कह रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, कह भी रहे हैं ताकि आप सुनिए और समझिए भी। 23.5 अंश पर कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु दक्षिणी गोलार्ध में होता है उस समय, और सबसे बड़ा दिन होता है। इतनी बातें ध्यान में रखना है। उसके बाद भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सारे संसार में रात और दिन बराबर होता है। सारे संसार में रात और दिन बराबर होता है। सारे संसार में रात और दिन बराबर होता है। अरे पूछा गया प्रश्न, इसलिए बार बार चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं बाबू। हाँ, आगे चलिए। फिर उसके बाद मकर रेखा पर 22 दिसंबर के दिन सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, और उसी का उल्टा हमारे यहाँ हो जाता है। मतलब उत्तरी का उल्टा यहाँ, यहाँ का उल्टा यहाँ, क्योंकि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने का क्या कारण है, पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई है। ये बातें समझ में आई आपको? बिल्कुल, आगे बढ़िए। दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक। कर्क रेखा, मकर रेखा, ये भी ध्यान में रखिएगा। विषुवत रेखा क्या है, कितने अक्षांश वाली रेखाएं हैं, किसे कहते हैं, 66.5 अक्षांश रेखाओं को कौन सी रेखा के नाम से जाना जाता है, ये भी बातें आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सभी इतनी बातें आप ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। जैसे आप कोई मोबाइल चलाते हैं, कोई चीज़ सेव कर लेते हैं, डाउनलोड करके सेव कर लेते हैं, वैसे आप इसको डाउनलोड कर लीजिए अपने दिमाग में और सेव कर लीजिए। जब ज़रूरत पड़े उसको निकाल लीजिए, उसका उपयोग कर लीजिए भैया बाबू मेरे। हाँ, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, सफल होंगे। ऐसे नहीं बस इसको डाउनलोड कर लिया, छोड़ दिया ऐसे, हैं? तो ऐसा नहीं करना है। डाउनलोड कर लीजिए बढ़िया से, उसके बाद उसका अध्ययन कीजिए। एक बार नहीं 1000 बार कीजिए, 1000 बार देखिए, सेव कर लीजिए उसे। तो इस तरह से आप पढ़िए। ये कर्क रेखा आपने वहाँ का समझ गए, किन किन शहरों से, अवगज और कुछ नहीं, 3-4 शहर ये अक्सर दे देता है। अगरतला, उज्जैन, और ये क्या है, गांधीनगर, और ये कौन है, जावाला, जबलपुर। ये बातें ध्यान आप रखिएगा, जो कर्क रेखा के समीप वाले शहर हैं। इतनी बातें आप समझ में आई आपके? चलिए, कोई भी दिक्कत हो या ना समझ में आए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जो बातें आपको ना समझ हो बिल्कुल लिखिए, बताइए भी, पूछिए भी, बिल्कुल। अब आगे आपको जो अध्ययन करना है वो किसके बारे में, देशांतर के बारे में। ये हो गया हमारा पूरा अक्षांश के बारे में, लेटीट्यूड के बारे में। अब आगे जो अध्ययन करेंगे, अब देखिए 2 बातें आती हैं। अक्षांश रेखाओं के आधार पर ताप गठबंधों को, समझ गए हैं आप बात? अक्षांश रेखाओं के आधार पर ताप गठबंध को, और देशांतर रेखाओं के आधार पर स्थानों की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। देशांतर के बारे में जब आपको अध्ययन करवाएंगे, दोनों का मिक्स करके, दोनों का तुलना करके लास्ट में वो भी बता देंगे क्या होता है, क्या स्थिति होती है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।